रामधारी जी। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनु भार्गव जी। घाना के डीपीएस अंतर्राष्ट्रीय घाना से हिंदी विभागाध्यक्ष श्री आत्मानंद पांडे जी। बल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय बल्गारिया से भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्कृत एवं हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर मिलेना ब्रेतोवा जी। फिजी के फिजी विश्वविद्यालय से सहायक व्याख्याता हिंदी श्रीमती शोभना लक्ष्मी देवी जी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राएं घाना से प्रसन्ना चंद खेड़े जी, बल्गारिया से सुश्री लोरा मारिनोवा तथा फिजी से भाग लेने वाली छात्रा सुश्री भारती देवी जी। फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्च आयोग के मॉरिशस के तत्वावधान में तथा डीपीएस अंतर्राष्ट्रीय घाना, सोफिया विश्वविद्यालय बल्गारिया, फिजी विश्वविद्यालय फिजी और हिंदी से प्यार है अमेरिका के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं स्वागत भाषण से। जिनके कुशल नेतृत्व में यह आभासी कार्यक्रम सफल हो पा रहे हैं, मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया डॉक्टर विजया सती जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, बल्गारिया, घाना और फिजी से भाग ले रहे वक्ता एवं छात्रगण, मन संचालन कर रहे विश्व हिंदी सचिवालय के वरिष्ठ सहायक संपादक श्री प्रकाशवीर जी एवं तकनीकी सहयोगी श्री मनदीप सहारन जी, अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले सम्माननीय अतिथिगण, जूम एवं फेसबुक से जुड़े सभी हिंदी साहित्यिक प्रेमीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले साल के अप्रैल महीने में विश्व हिंदी सचिवालय ने हिंदी साहित्य के पठन के प्रति अभिरुचि की वृद्धि करने के उद्देश्य से आभासी मंच पर मासिक कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी। आज इस आभासी कार्यक्रम का पूरा 1 वर्ष हो रहा है। विगत 12 महीनों में युवा विद्यार्थी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि साहित्य की अनेक विधाओं के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करते आ रहे हैं। साथ ही हिंदी शिक्षक यह बताते रहे हैं कि वे हिंदी साहित्य के पठन के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए किन अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। इस कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विद्वान अध्यक्षता करते हुए शिक्षकों को और छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के 12वें भाग में मैं विशेष उमंग के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजया सती जी का मैं विशेष स्वागत करती हूँ। आप हिंदी रचनाकार हैं और आपके शोधपूर्ण लेख एवं उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रकाशित विश्व हिंदी पत्रिका और विश्व हिंदी साहित्य में निरंतर छपती रहती हैं।
साहित्य क्या है और साहित्य को कैसे पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, इस पर डॉक्टर विजया सती जी अपने विचार व्यक्त करेंगी, जिससे कि हिंदी साहित्य पढ़ने में छात्रों की रुचि बढ़े और पठन से उन्हें अधिक खुशी प्राप्त हो। डॉक्टर विजया सती जी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य ने अपनी बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारत और भारतेतर देशों में हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है। आज अफ्रीका के घाना देश से डॉक्टर आत्मानंद पांडे जी, यूरोप के बल्गारिया देश से डॉक्टर मिलेना ब्रातोएवा जी और प्रशांत महासागर के फिजी देश से श्रीमती शोभना लक्ष्मी देवी जी हिंदी साहित्य पढ़ाने का अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। साहित्य के इन सम्माननीय शिक्षकों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। दो देशों के विद्यार्थी प्रसन्ना चंदन खेड़े और लोरिया मारिनोवा क्रमिक रूप से बताएंगे कि हिंदी साहित्य पढ़ना उन्हें क्यों अच्छा लगता है और कौन सी साहित्यिक रचना उन्हें प्रिय है और क्यों प्रिय है। दुर्भाग्यवश फिजी से कुमारी भारती देवी अस्वस्थ हो गई हैं। इस समय वे अस्पताल में हैं और कार्यक्रम में भाग नहीं ले पा रही हैं। आशा है कि भविष्य में उन्हें सुनने का हमें अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थी प्रसन्ना चंदन खेरे और लोरिया मारिनोवा का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम के प्रतिभागी हिंदी साहित्य की अपनी समझ में वृद्धि करेंगे और भविष्य में हिंदी साहित्य से जुड़े रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि शिक्षकों के लिए भी यह कार्यक्रम उपयोगी और लाभप्रद होगा। इसी आशा के साथ आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन जुड़े हिंदी साहित्य प्रेमियों का भी स्वागत है। आप सबको नमन है, अभिनंदन है, धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को उनके इस सूचना परक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। सभी वक्ता तथा छात्र प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। आइए आज के कार्यक्रम के पहले छात्र प्रसन्ना चंद खेड़े जी को सुनते हैं, जो घाना से हमारे साथ जुड़े हैं। आप डीपीएस अंतर्राष्ट्रीय घाना में ग्रेड 9B के छात्र हैं। आप हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर अपने विचार हम सभी से साझा करेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रसन्ना चंदन खेड़े है और मैं डीपीएस इंटरनेशनल घाना का छात्र हूँ। मुझे हिंदी साहित्य इसलिए बड़ा प्रसन्न है क्योंकि यह मुझे मेरी संस्कृति से जोड़ा रखता है। आज मैं आपके सामने कबीर दास के कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होए गो बहुरी करेगा कब। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा होए खोए, औरन को शीतल करे, आपू शीतल होए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आपने बताया कि हिंदी आप थोड़ा अपने विचार साहित्य व्यक्त कर लीजिए कि आप एक विद्यार्थी के रूप में हिंदी आत्मानंद जी आपका म्यूट है, अगर आप कुछ ठीक है। कहते हैं। हाँ, अब ठीक, अब आ रही है। जी जी, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, प्रसन्ना जी, आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि कबीर के इन दोहों से के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी? आपको ये दोहे प्रिय क्यों लगते हैं? जी जरूर। मैंने ये कबीर के दोहे मेरे कक्षा में पढ़े थे, जब मेरे अध्यापक आत्मानंद जी ने हमें पढ़ाए थे। तो मुझे यह बहुत अच्छे इसलिए लगे क्योंकि ये मुझे जिंदगी को देखने का एक नया तरीका दिखाता है, और मुझे ऐसा बताता है कि लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा रहना चाहिए। और यह दोहे ने मेरे आयुष्य में बहुत बदलाव किए है, क्योंकि इन दोहों को पढ़कर मैं अब अपने मित्रों, अपने परिवारों से और भी अच्छा रह सकता हूँ, और मेरे उनके साथ संबंध और भी अच्छे और गहरे हो गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। घाना से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रसन्ना चंद खेड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति सुश्री लोरा मारिनोवा द्वारा होगी, जो बल्गारिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सोफिया विश्वविद्यालय बल्गारिया में इंडोलॉजी विभाग में द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर अपने विचार साझा करने के लिए आपका स्वागत है, सुश्री लोरा मारिनोवा जी। अह, नमस्कार सब लोगों को। मैं लोरा हूँ और मैं सोफिया विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग में द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं आशीष कंदवे की एक कविता पढ़कर हिंदी साहित्य का सम्मान करने आई हूँ। मैडम आपकी वीडियो मैडम आपकी हो। क्या? आपको देख नहीं पा रहे हैं हम। अगर ओह, अह, वीडियो ओके, ऑन अगर आप करें तो। ओके। नमस्कार। हाँ, अब दिख रहा है। अह, क्या मैं भूल गई हाँ, हूँ मैं क्या ठीक कह रही हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक आप है। शुरू करें। हाँ, तो हमारे विभाग के प्रत्येक छात्रों ने विश्व हिंदी दिवस के लिए एक कविता के बल्गेरिया भाषा में अनुवाद किया, इसलिए मैं अपना बल्गारिया अनुवाद भी पढ़ूंगी। कविता का नाम कितने तरह हुए हैं हम। अह, कितने तरह हुए हैं हम, जैसे डर से कटे हुए पैर, रुदन में हंसी, हंसी में छुपाए रुदन, फिर लौट रहे हैं उसी अंधेरे गुफा की ओर, उस अनंत संगीत की ओर। अध अध नंगे, अध मरे सर्पिले हम, कितने तरह हुए हैं हम। इन वृद्ध सड़कों पर अब दौड़ा नहीं जाता, पहिए के नीचे दबे शहर में सब बिकाऊ है। सतीत्व, पुरुष, ईमान, धर्म, सिंह, लोमड़ी, सियार, कर्म, सच, कितने तरह हुए हैं हम। आज मैंने एक गिरगिट मार दिया, ले रहा था मनुष्यता का रंग, पर अब भयभीत मत होएं, इतिहास के खिलाड़ी हर मोड़ पर खड़े हैं। नौले सूरज को काला लिखने के लिए, और उस पर हस्ताक्षर करने वाले लंबी कतार में खड़े हैं। हाथ बांधे, सर झुकाए, जैसे आप और हम, सचमुच कितने तरह हुए हैं हम, जैसे धड़ से कटे हुए पैर। ये एक माफ कीजिए, मुझे हिंदी नहीं आती है अभी, और मैं
मुझे चिंता आ रही है। अभी मैं अपना बल्गेरिया अनुवाद първунги. Колко сме оплашени, като дървета посечени. Криещият се в плач смях, скритият в смях плач. Връщаме се пак към онази тъмна пещера, към песента безкрайна. Ние, полуголи, полумъртви, пълзящи. Колко сме изплашени. По тези острели улици вече не се тича. Града под колела смазан, всичко е запродан. Честност, героичност, вяра, дхарма. От лъв към лисица до чакал. Карма. Наистина, колко сме оплашени. Днес аз убих един хамелеон. Беше останал син, цветът на човечеството. Но пътят е без оплаха. Играчите на историята са на всяка крачка. Златното слънце с черно да го изпишат, върху него да се подпишат, те чакат на дълга опашка. Скръстили ръце, привели глави, и вие, и ние, наистина, колко сме оплашени, като дървета посечени. Бес. मारी नोवा जी, आपने बल्गारिया एक मिनट प्रकाश। हाँ, इस कविता का अनुवाद आपने स्वयं किया है? जी हाँ, अच्छा, ये तो मेरी अनुवाद है। जी, तो कविता का अनुवाद तो वही कर सकता है जिसके पास भाषा की पकड़ है और भाषा अच्छी तरह से जो समझ पाता है। तो मुझे लगता है आपको हिंदी अच्छी तरह से आती है, और अ, इस कविता का अनुवाद करने का विचार आपके मन में कैसे आया, आप बता पाएंगी? अ, म- ये मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि अ, मैं बहुत चिंतित हूँ। चिंता छोड़ दें। यह कविता आपको अच्छी लगी होगी तभी आपने सोचा इसका अनुवाद करें। अ, कृपया दोहराइए। यह कविता आपको अच्छी लगी होगी तभी आपने सोचा कि इसका आप अनुवाद करें ना? जी हाँ, हाँ, तो क्या अच्छा लगा आपको इस कविता में? अ, इस कविता में मुझे अच्छा लगा अ, इसकी भाव, क्योंकि मैं अ, मैं समझती हूँ कि अ, अ, क्या मैं क्या मैं हाँ, अंग्रेजी में हाँ, क्या मैं मुख्य भाव। अच्छा, मुख्य भाव कौन सा है इसमें? मुख्य विचार क्या है कविता में? डर डर अ, एक ही वाक्य में। अ, ओके। इ- इस कविता का मुख्य भाव डर है, और मुझे अक्सर बहुत डर आए। ने- हम्म, मैं अच्छा हिंदी ठीक अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार हम फिर से आपको सुनेंगे। वास्तव में इस कार्यक्रम में हम युवा विद्यार्थियों को मंच प्रदान करते हैं ताकि वे इस मंच पर आकर हिंदी में बोलने का प्रयास करें। आपने भी प्रयास किया, आपको बधाई है। हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश। जी, आपने बल्गारिया भाषा से हिंदी में अनुवादित कविता कितने तेरे हुए हम का वाचन किया। आपका हिंदी सीखने का प्रयास सराहनीय है।
बल्गारिया से सुश्री लोरा मारिनोवा जी को हिंदी साहित्य में अभिरुचि पर अपने अनुभव साझा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य भाषण के लिए हम श्री आत्मानंद पांडे जी को आमंत्रित करते हैं, जो घाना से हमारे साथ जुड़े हैं। आप डीपीएस अंतर्राष्ट्रीय घाना में हिंदी विभागाध्यक्ष परीक्षक नियंत्रक मिडिल विंग के पद पर कार्यरत हैं। आप विगत 10 वर्षों से डीपीएसआई घाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप भारतीय उच्चायोग घाना में आयोजित होने वाली संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप डीपीएआई फेयर फाउंडेशन के सदस्य हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, श्री आत्मानंद पांडे जी। आदरणीय सभा की अध्यक्ष महोदया, विश्व हिंदी संस्थान मॉरिशस से आदरणीय माधुरी मैडम, प्रकाश वीर जी, इस मंच पर विराजमान अन्य प्रतिभागियों और विद्वान जनों का मेरी तरफ से आभार है इस अवसर पर हमें मौका देने के लिए। मैं अपने अनुभवों को एक अध्यापक के रूप में साझा करना चाहता हूँ। हम यहाँ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक पाठ्यक्रम में विषय जो निर्धारित किया गया है उसके साथ साथ उच्चायोग में जाकर भी हिंदी से संबंधित छोटी और प्रभावी प्रस्तुतियां देते हैं। आमतौर पर हम लोग गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक आयोजन करते हैं उच्चायोग के सहयोग से, और यहाँ हिंदी पढ़ाने वाले 2-3 विद्यालय हैं, उनसे प्रतिभागियों को आमंत्रित करता है उच्चायोग। फिर निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता और इसी तरह के छोटे मोटे आप नाटक कह लीजिए, इनकी भी प्रस्तुतियां समय समय पर यहाँ हुई है। एक चीज मैं यहाँ देखा हूँ कि हमारे प्रवासी जो है, देशवासी जो है, वो आपस में मिलते हैं तो अपनी देशज भाषा यानी अपनी मदर टंग में बात तो करते हैं, और निश्चित रूप से अगर कोई उनसे हिंदी में वार्तालाप करता है तो देश की माटी, देश का अपनापन, देश का अनुराग उन्हें खींचता है और उनके मन में एक प्रसन्नता का भाव देखने को मिलता है। कठिनाई तो है, लेकिन यह मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं अपने विचार और स्पष्ट रूप से रखना चाहूँ तो हिंदी के प्रचार प्रसार में यहाँ जो इस्कॉन टेम्पल है वो भी बड़ी ही प्रभावी भूमिका निभा रहा है, और हमारे सिनेमा जो यहाँ आते हैं बॉलीवुड के, वो भी एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारी भाषा को प्रसारित कर रहे हैं और लोगों के बीच यह भाषा धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। एक भारतीय या एक शिक्षक होने के नाते, जो कि यह मेरी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ भी है, तो निश्चित रूप से मैं दूसरे लोगों से भी कई बार यहाँ इस बात को रखता हूँ, और यहाँ के स्थानीय लोगों या बच्चों को भी मैं अपने विद्यालय में कक्षाएं दिया करता हूँ। वो अनौपचारिक कक्षाएं होती हैं और उनमें बच्चों को 2 महीने 3 महीने हम हिंदी का बेसिक सिखाते हैं। तो कई बार ऐसा भी मुझे देखने को मिलता है इधर उधर कई अवसरों पे कि यहाँ के लोग हिंदी गानों को गुनगुनाते हुए मुझे दिखाई,
जैसे कुछ महिलाएं बातों बातों में कहती हैं, जो एक्का कपूर के कई एक सीरियल का नाम भी ले लेती हैं, सास बहू, ये सब। इस माध्यम से हमारी हिंदी तो यहाँ निश्चित रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो हम यहाँ मंदिरों के आयोजन में भी देखते हैं कि यहाँ के लोकल लोग जो हिंदू धर्म ही अपना चुके हैं, वो भी बड़े उत्साह और जोश के साथ हिंदी का भजन कीर्तन करते हैं। कुछ तो संस्कृत का श्लोक भी बोलने की कोशिश करते हैं। तो दो तीन चीजें दिखाई दे रही है मुझे, जो अफ्रीका में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पे देखा जाए तो हिंदी के प्रचार प्रसार में, एक तो ये मंदिर और दूसरा ये बॉलीवुड, ये दो सशक्त माध्यम मुझे दिखाई दे। साथ ही जहाँ ये हमारे विद्यालय है, सीबीएसई के तो जितने स्कूल हैं उन सब में हिंदी पढ़ाई जाती है। आईजीसीएसई के भी स्कूल जो दूसरे देशों में हैं, वहाँ भी उनके करिकुलम में हिंदी को इंट्रोड्यूस किया गया है, रखा गया है। तो वहाँ से भी बच्चे सीखते हैं। यह जरूर एक पीड़ा है, दर्द है। इस बात को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जिस आशा उम्मीद के साथ हम ये देखते हैं कि लोग जुड़े, तो एक विद्यार्थी के रूप में या एक ऐसा कहें कि एक जो भी माँ बाप की मन में अपने नवनिहालों के प्रति, शिक्षण के प्रति जो अभिरुचि है या शिक्षा के प्रति जो अभिरुचि है कि विषयों का क्या क्या चयन, तो उनमें मैं देखता हूँ कि वे मन से थोड़ा आगे आते हैं। अब चाहे इसके पीछे उनकी जो भी सोच रही है, तो भले ही हम ये कह लें कि उनके भविष्य के प्रति या रोजी रोजगार या नौकरी का नजरिया रहा हो, जो भी दृष्टिकोण लेके चलते हैं, लेकिन अमूमन उनकी संख्या कम हो। मैं देखता हूँ हमारे भारतीय बच्चे फ्रेंच या स्पेनिश लैंग्वेज की तरफ ज्यादा आकृष्ट हो रहे हैं। मैं अपने देश ही इंडिया में भी, भारत में भी कई एक बड़े बड़े स्कूलों में हिंदी के शिक्षक के रूप में कार्य किया है। वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश ये लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है और बहुत अच्छी संख्या में बच्चे मिल जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं यह निहितार्थ यहाँ रखना चाहता हूँ कि भाई लग के काम को करना इसके लिए। और हमारी सरकार निश्चित रूप से इसके प्रति काफी सजग है और काफी अपने विदेश में जितने उच्चायोग हैं या फिर दूतावास है, उनमें इसके प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम बना के देखिए लोग काम भी कर रहे हैं। ये एक बड़ी ही सकारात्मक पहलू दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्मिता विश्व पटल पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और दिनों दिन आगे ये बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। धन्यवाद। आत्मानंद जी, मैं आपसे थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे कि हिंदी आप पढ़ाते हैं और हिंदी साहित्य भी पढ़ाते हैं, और आपके विद्यार्थी प्रसन्ना ने कबीर के दोहे प्रस्तुत किए थे। पाठ्यक्रम में कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं, किन साहित्यकारों की साहित्यिक रचनाएं हैं और उन रचनाओं को आप कैसे पढ़ाते हैं, संक्षेप में थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि। तो निवेदन है कि विषय के अनुरूप हम थोड़ा सा खुलासा दें। जी जी जी, बड़ा ही आपने प्रासंगिक प्रश्न किया है। देखिए, अब यहाँ द्वितीय भाषा के रूप में हम हिंदी सिखाते हैं। तो द्वितीय भाषा में पहले तो व्याकरण बहुत कम ही रखा जाता है, फिर भी वाद विवाद और व्यंग के माध्यम से, साथ ही कुछ दोहे चौपाइयाँ और आलेख बहुत ज्यादा रखे गए। और आईजीसीएसई की जो बुक है, पुस्तक है, इसमें जो कंटेंट दिए गए हैं वो कभी न्यूज़पेपर की कटिंग से ले आगे लगाए गए हैं, जैसे वेद दुनिया हुआ या हिंदुस्तान हुआ, उनमें जो भी संपादकीय लेख होते हैं
उन्हीं को उठा करके यहाँ पाठ्यक्रम में रखा गया है। जैसे छुप छुप कर माफ कीजिएगा, छिप छिप कर दूसरी भाषा सीखती है चिड़िया, ये एक आलेख हुआ, ये कक्षा 8वीं में एक पाठ है। इसी तरह से एक ऐसा देश जहाँ नहीं है एक भी एटीएम, यह भी आलेख है। तो इसमें जो कंटेंट है, अब शुद्ध रूप से हिंदी साहित्य से ली गई रचनाओं में देखा जाए तो जैसे 8वीं में है कबीर के दोहे हैं। एक और पाठ का मैं जिक्र करना चाहूंगा, अब और भी खूबसूरत एहसास दिलाएगा लेह लद्दाख, और बस की यात्रा, ये इस तरह का एक व्यंग का पाठ है। दूसरे और कंटेंट या विषय वस्तु की चर्चा करना चाहूँ तो बिना विज्ञान के बढ़ रही है प्राकृतिक आपदाएं, ये एक इंटरव्यू है। तो यह जो 8वीं 9वीं या 10वीं में जो IGCSE का एक कार्यक्रम में के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम का नियोजन किया गया है, समायोजन किया गया है, या पाठ्यक्रम को जो दिया गया है IGCSE के द्वारा, वे द्वितीय भाषा के रूप में है। और इनमें जो पाठ है उनको, जैसा कि मैंने बताया, ये एक कक्षा 8वीं के कंटेंट को या विषय वस्तु को मैं आपके सामने रखा। एक और क्लास को मैं लेना चाहूंगा जो मैं आपको समझाऊं। जैसे एक पाठ है, महज 12 सालों तक ही चमकेगा सूरज, ये भी एक आर्टिकल है, ये भी एक पेपर से लिया गया है। अनूठी है अंतरिक्ष की दुनिया। और व्याकरण में जैसे लिया जाए तो उपसर्ग, प्रत्यय और समानार्थी, विपरार्थक शब्द, इस तरह के छोटे छोटे व्याकरण के भी अंश आते हैं, लेकिन कम है, इसमें व्याकरण कम होता है क्योंकि बच्चे उस लेवल पर मिलते नहीं है, और या द्वितीय भाषा के रूप में उन्होंने ऐसा पाठ्यक्रम का की रूपरेखा तैयार ही की है कि बच्चे सहज ही इसको देख सके। इनका मूल उद्देश्य यही होता है कि द्वितीय भाषा का कि बोल चाल कर सके, अगर कोई काम हो तो अपने काम को प्रभावी ढंग से वो कर सके, और अगर रोजगार के प्रति उनके मन में कोई इस तरह के भाव है या रोजगार के लिए प्रयास करते हैं, तो हिंदी सीखते हुए उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी सहयोग और सहायता, मेरा ऐसा मानना है। एक शिक्षक के रूप में मैं अपना अनुभव शेयर। बहुत धन्यवाद। इस सूचना परक वक्तव्य के लिए घाना से श्री आत्मानंद पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम डॉक्टर मिलेना ब्रेतोवा जी को आमंत्रित करते हैं, जो बल्गारिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सोफिया विश्वविद्यालय बल्गारिया में भारतीय साहित्य एवं संस्कृत एवं हिंदी की प्रोफेसर हैं। आपने बल्गारिया, भारत, स्वीडन, जर्मनी, पुर्तगाल, अमेरिका, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, क्रोएशिया आदि कई देशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लिया। आपके प्रमुख प्रकाशन बल्गारिया में हिंदू धर्म, एक संक्षिप्त ऐतिहासिक अवलोकन, पश्चिम में संस्कृत मंत्रों का मौखिक प्रदर्शन, कला का स्वाद, जागृत व्यक्ति की चुप्पी से प्रतिध्वनि, मुक्ति बोध की कविता आदि का प्रकाशन किया। आपको महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा भारत द्वारा 2017 के हिंदी से भी सम्मान से सम्मानित किया गया। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, डॉक्टर मिलेना ब्रेतोवा जी। धन्यवाद जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इस वेब संगोष्ठी में भाग लेने का मौका मिला। इस निमंत्रण के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर मधुरी रामधरी की बहुत आभारी हूँ।
इस वेब संगोष्ठी का विषय हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि है, इसलिए मैं अपने भाषण में इस विषय के निम्नलिखित 2 पहलुओं पर संक्षेप में बताना चाहूंगी। नंबर 1, सोफिया विश्वविद्यालय के भारत विद्या विभाग में आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रति हमारे विद्यार्थियों की अभिरुचि क्या है, कैसे गंभीर है। और नंबर 2, बल्गेरिया में हिंदी लेखकों तथा कवियों की रचनाओं के प्रति अभिरुचि बढ़ाने में हिंदी प्राध्यापकों का योगदान क्या है। शुरू में मैं इस पर जोर देना चाहती हूँ कि हमारे देश में सोफिया विश्वविद्यालय का भारत विद्या विभाग बल्गेरिया का एकमात्र शैक्षिक केंद्र है जिसमें भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन, साहित्य तथा भाषाओं का अध्ययन अध्यापन अकादमिक स्तर पर चलता है। मैं ठोस रूप से बता सकती हूँ कि हमारे विभाग के कार्य के फलस्वरूप बल्गेरिया में भारत और खास तौर पर हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रेमियों की संख्या बढ़ती जाती है। साहित्य एक ऐसी जगह है जहाँ विभिन्न देशों, संस्कृतियों, सभ्यताओं या युगों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं। समकालीन हिंदी साहित्य पढ़ाते हुए मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं हमारे विद्यार्थियों को आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को तथा उसके विकास के संदर्भ में उसके श्रेष्ठ लेखकों और कवियों के योगदान को प्रस्तुत करूं। इसके अलावा मेरे लिए यह बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण भी है कि अपने छात्रों को आजकल के सबसे उल्लेखनीय हिंदी लेखक लेखिकाओं की रचनाओं का परिचय कराऊं। ये एक सरल कार्य नहीं है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार आधुनिक हिंदी साहित्य का ये कोर्स केवल 1 सेमेस्टर के दौरान है। मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से आगे है। इसके कारण मुझे बड़ी सावधानी से इन लेखकों का चयन करना है माफ कीजिए, जिनकी रचनाओं का विस्तार पूर्वक विश्लेषण हम क्लास में करें। एक तथ्य भी ध्यान में रखना है कि इस साहित्य के सांस्कृतिक संदर्भ, दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य बल्गेरिया विद्यार्थियों के लिए अक्सर अपरिचित और दूर हैं, समझने के लिए कठिन हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य पढ़ाते समय हमारे ध्यान में मुंशी प्रेमचंद, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद गेय, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश जैसे लेखकों की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचनाएं रखी हुई हैं। उदाहरण के लिए मुंशी प्रेमचंद के लेखन के विषय पर पढ़ाकर मैं ज्यादा विस्तृत रूप से उनकी कहानी कफन तथा उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास गोदान का विश्लेषण करती हूँ। इन दोनों रचनाओं का बल्गेरियन अनुवाद भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि शायद आपको मालूम है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए हिंदी सीखना आरंभ से लिखना पढ़ना आगे बहुत मुश्किल बात है। छात्रों के साथ उनका विचार विमर्श करके मेरे मुख्य प्रश्न ये हैं कि आजकल 21वीं सदी के में प्रेमचंद का लेखन प्रासंगिक क्यों है, उनके साहित्य की प्रासंगिकता हमें किस परिप्रेक्ष्य में समझना है, हम आज क्यों प्रेमचंद जी को पढ़ें और क्यों हमें पढ़ना है। लगभग 2 हफ्तों से पहले उदाहरण के लिए 14वीं कक्षा के छात्रों के साथ कफन का विश्लेषण कर रहे थे क्लास में, और मैं कह सकती हूँ कि मेरे विद्यार्थी भीसु और माधव के चित्रण के से अत्यंत प्रभावित थे।
एक दूसरी कहानी जिसका साहित्यिक विश्लेषण हम क्लास में करते हैं, अगे किरोस या गंग्रेन नामक कहानी है। वो भी बल्गेरियन भाषा में अनुवादित है। आधुनिक हिंदी साहित्य के अध्ययन में नई कहानी के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है हमारे क्लास में। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर की कई कहानियों की बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए परिंदे, दिल्ली में एक और मौत, एक और जिंदगी आदि। मोहन राकेश की इस कहानी का जिक्र करके, एक और जिंदगी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्लास में हम मोहन राकेश के अशर्ह का एक दिन नामक नाटक का अध्ययन भी करते हैं। संक्षेप में, सालों से पहले मेरी एक विद्यार्थिनी ने इस नाटक के विषय पर उसका MA शोध कार्य लिखा और इसके बाद लहरों के रचकांश के विषय पर उसका PhD शोध कार्य। ये तो एक बहुत अच्छी विद्यार्थिनी थी और अभी वो हमारे विदेश मंत्रालय के लिए काम करता है। आधुनिक हिंदी उपन्यास के विकास को प्रस्तुत करते हुए मैं अज्ञे जी के दोनों उपन्यासों शेखर एक जीवनी तथा अपने अपने अजनबी पर विशेष ध्यान रखती हूँ। कई व्याख्यानों में मैं इन दोनों उपन्यासों के मुख्य पात्रों, कथानक शैली, लेखक के सौंदर्यात्मक और वैचारिक संदेशों का गहन साहित्यिक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। इसके फलस्वरूप मेरे छात्र उल्लेखनीय हिंदी लेखक की इन दोनों कृतियों से बहुत आकर्षित हैं तो आमतौर पर। और सालों से पहले उनमें से एक छात्र ने दोनों उपन्यासों का अनुवाद करने का कठिन कार्य करने का फैसला किया। दोनों उपन्यास अभी बल्गेरियन भाषा में अनुवादित तथा प्रकाशित हो चुके थे। इस तरह बल्गेरिया पाठकों को उस महान भारतीय लेखक की ये पहली प्रस्तुति थी। इस प्रकार मैं हिंदी साहित्य के अध्यापन और प्रचार प्रसार का संबंध समझती हूँ। मेरे राय में ये शिक्षण के मामले में और भारत से बाहर समकालीन हिंदी साहित्य को प्रसारित करने के मामले में सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इस संदर्भ में मैं हमारे विभाग के कार्य का एक और उदाहरण दे सकूं। कई सालों पहले कमलेश्वर जी के कितने पाकिस्तान नामक सुप्रसिद्ध एवं उल्लेखनीय उपन्यास का बल्गेरियन अनुवाद प्राध्यापकों और छात्रों के संयुक्त काम के फलस्वरूप प्रकाशित हो गया। आधुनिक हिंदी कविता के विकास तथा इतिहास को प्रस्तुत करते हुए मैंने मुक्ति बोध के अंधेरे में नामक प्रसिद्ध महाकाव्य का विश्लेषण करती हूँ। क्लास में हम इस पर बातचीत करते हैं कि इस रचना में कवि ने कैसे उसके समाज के सबसे पीड़ात्मक सत्य बताए व्यक्त किए थे। उसका बल्गेरियन अनुवाद मैंने बहुत सालों से पहले किया, जैसे तो जिक्र हुआ है। हिंदी रचनाओं का अनुवाद भारत के बारे में बल्गेरियन लोगों के ज्ञान को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता और निभा सकता है। मेरे लिए तथा हमारे विभाग के हिंदी पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, कैसे हमें अनुवाद कार्य का आयोजन करना है ताकि आधुनिक हिंदी साहित्य कम से कम उसकी श्रेष्ठ रचनाएं बल्गेरिया में ज्यादा परिचित, प्रसारित तथा लोकप्रिय हो जाए। मैं कह सकती हूँ कि हमारे विभाग की स्थापना से लेकर 40 सालों से पहले आज तक ये तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होती रहती है। अब तक 200 से ज्यादा हिंदी रचनाओं का बल्गेरियन अनुवाद हो चुका है, जैसे मोहन राकेश के नाटकों और कहानियों का, जैनेन्द्र प्रसाद की कहानियों का, राजेंद्र यादव की
की कहानियां, यशपाल, जैनेंद्र कुमार, महीप सिंह, हिमांशु जोशी, ममता कलिया, मनु भंडारी, उषा प्रियमवादी, गंगा प्रसाद विमल जी, जो बल्गेरिया के बड़े मित्र थे और कई बार बल्गेरिया में आए थे। समापन करके मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्राध्यापक तथा अनुवादक के रूप में मैं बल्गेरिया में उल्लेखनीय हिंदी रचनाओं का प्रचार प्रसार के लिए अपना मामूली योगदान देती रहती हूँ। धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए बल्गारिया से डॉक्टर मिलिना ब्रेतियोवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शोभना लक्ष्मी जी को तकनीकी समस्याओं के कारण अभी वो नहीं जुड़ पा रही हैं, तो अध्यक्ष के भाषण से पहले हम 5 मिनट के लिए परिचर्चा सत्र करेंगे। हाँ, परिचर्चा सत्र में श्री अनु भार्गव जी को हम आमंत्रित करते हैं। वे अपनी एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेंगे और उनका एक प्रश्न भी है। हाँ जी, धन्यवाद माधुरी जी। मैंने आज दोनों को ही सुना, घाना से जुड़े हुए छात्र और उनके अध्यापक श्री पांडे जी को। तो सबसे पहली बात तो जो मुझे अच्छी लगी, जिन्होंने छात्र ने जो कबीर के दोहे पढ़े और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से कबीर के दोहे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ उन्हें ही नहीं, हम बड़ों को भी कबीर के दोहों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। छोटी छोटी सी दो पंक्तियों में किस तरह बड़ी बात कही जाती है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया। और उनका ये कहना भी जो मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि साहित्य जो है वो हमें संस्कृति से जोड़ता है। तो जब हम साहित्य को पढ़ते हैं और विशेष रूप से जब हम बाहर रहते हुए साहित्य को पढ़ते हैं, तो वो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने में मदद करता है। उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आत्माराम पांडे जी ने जो बताया, मुझे वो भी बात अच्छी लगी कि वो किस तरह से वहाँ के उच्चायुक्त जो हाई कमिश्नर हैं उनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि विशेषकर जब हम बाहर रह रहे होते हैं तो हमें सबको साथ लेकर चलना होता है, जिसमें हाई कमीशन या एम्बेसी जो भी हैं वो हमें सहयोग दे सकती हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इस्कॉन का उन्होंने नाम लिया, वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो हमें आपस में जोड़ने में मदद करती हैं, हमें एक साथ लेकर आती हैं, एक मंच प्रदान करती हैं। और अगर उस मंच का हम लोग भाषा को आगे बढ़ाने में अगर प्रयोग कर सकें तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। कोई नहीं, विशेष प्रश्न मुझे नहीं है। आत्माराम जी ने जो बात कही कि भाषा को रोजगार से जोड़ने की, तो वो समस्या तो सिर्फ वहीं पर घाना में ही नहीं, वो तो हमारे देश में भी है ना। और उस पे निश्चित रूप से विचार होने चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए कि भाषा से जुड़े रोजगार पैदा हो सके, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत धन्यवाद जी। आपको भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। उनका भी एक प्रश्न है और वे भी एक विचार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माधुरी जी। और मैं विश्व हिंदी सचिवालय को पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे देशों को सामने ला रहे हैं जहाँ पर कभी हमने नाम नहीं सुना था कि हिंदी का प्रचार प्रसार है। जैसे आज पहली बार मुझे घाना को सुनने को मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक बल्गारिया का सवाल है, तो मुझे बल्गारिया के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती रही प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा जी, जिन्होंने बल्गारिया में जाकर बहुत काम किया बल्गारियन हिंदी के लिए। और इसके अलावा आनंद वर्धन शर्मा जी से मुझे जानने को मिला, मोना कौशिक जी। और आनंद वर्धन शर्मा जी ने तो मुझे वहां से बल्गारिया का जो विश्वविद्यालय है वो मैत्री पत्रिका निकालता था,
उसके 6 अंक में हाँ वहाँ के अंकित है। विद्यार्थी किस तरह हाँ विद्यार्थी हाँ वहां पर लिखा करते थे। बहुत एक तो रोचक रचना थी। लेकिन मैं थोड़ा सा एक दो सवाल डॉक्टर मिलेना जी से थोड़ा सा जानना चाहता था कि मैंने देखा कुछ देशों की भाषाओं का हिंदी से बड़ा अंतर संबंध रहा है। तो क्या बल्गारियन भाषा और हिंदी का कोई ऐसा समानता अंतर संबंध है? क्योंकि आपके यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की भी पढ़ाई होती है। मैंने देखा चीनी और हिंदी का है, मलय हिंदी के हैं। तो क्या ऐसी समानता है? और दूसरा एक जानना चाहता था कि जैसे आपने बताया कि 200 से अधिक रचनाओं का अनुवाद आ, बल्गेरियन से हिंदी में हिंदी से हिंदी बल्गेरियन में से हुआ। बल्गेरियन। हाँ, लेकिन क्या बल्गेरियन से भी उतनी मात्रा में हिंदी का अनुवाद हुआ है क्या? ये थोड़ी सी एक दो बातें मैं जानना चाहता था जी। जी धन्यवाद। इस प्रश्न के लिए धन्यवाद आपको। यह समानता तो है। तो दोनों भाषाएं तो बल्गेरियन भाषा हिंदी जैसे इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं और इसके कारण उनके बीचों बीच बहुत समान शब्द उदाहरण के लिए हैं। तो संस्कृत तो हमारे ओल्ड बल्गेरियन भाषा से बहुत नजदीक है। तो उदाहरण के लिए मैं अ, अ, दो उदाहरण दे सकती हूँ। जी जी एक शब्द है बल्गेरियन भाषा में चक्र है और ये तो चक्र से संबंधित है। या बल्गेरियन जैसे माता है या मातृ संस्कृत में तो बल्गेरियन भाषा में है माइका है। या उदाहरण के लिए क्या तैर करना, लेकिन तो मुझे संस्कृत में आते हैं शब्द। तो प्लावामी जो है बल्गेरियन भाषा में है प्लूवम। प्लूवम बहुत उदाहरण दे सकती हूँ। जो मुझे पता है तो शायद 400 से ज्यादा शब्द हैं बल्गेरियन भाषा में जो संस्कृत या हिंदी भाषा शब्दों से संबंधित हैं। तो स्रोत तो एक है तो उनकी। और तो दूसरा प्रश्न या न तो अफसोस की बात शायद है, लेकिन तो बल्गेरियन भाषा से हिंदी भाषा में कम रचनाओं का अनुवाद हो चुका। लेकिन तो है काफी प्रसिद्ध बल्गेरियन लेखकों की रचनाएं तो अनुवादित हैं। जैसे हमारा एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है इवान वाज़ोव और वो शायद प्रेमचंद जैसा है बल्गेरियन साहित्य के लिए। और उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है पोदिगु तो अंडर योग और ये इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद है। एक दूसरा लेखक तो भी है बहुत प्रसिद्ध उनका नाम है एलिन पेलिन। उनकी कहानियों का हिंदी अनुवाद भी है। और कई समकालीन लेखिकाओं की रचनाओं का अनुवाद भी है जैसे मुझे मालूम है, लेकिन तो मैंने नहीं किया। ये तो बताना चाहती हूँ कि मैं तो बल्गेरियन भाषा से हिंदी में तो अनुवाद नहीं किया अभी तक। जी धन्यवाद जी। जी बहुत धन्यवाद। मैं देख रही हूँ फिजी से शोभना जी जुड़ चुकी हैं। शोभना जी, आप अपनी प्रस्तुति करेंगे? हाँ, मुझे लगता है शायद वे हमें सुन नहीं पा रही हैं। शोभना जी, आप हमें सुन पा रही हैं? कोई तकनीकी समस्या है जी तो हाँ, तो प्रकाश जी आगे आप बढ़िए। जी।
परिचर्चा सत्र के बाद अब हम बढ़ते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर विजया सती जी, जो भारत से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने देश ही नहीं विदेश में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पढ़ा के लिए वीडियो लेक्चर, प्रस्तुति और लेखन कार्य करती रही हैं। आप विभिन्न विश्वविद्यालय की परीक्षा योजनाओं, शोध ग्रंथ मूल्यांकन में परीक्षक के रूप में उपस्थित रही हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्पेन, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, थाईलैंड, सियोल और मॉरिशस में आयोजित संगोष्ठियों में आलेख प्रस्तुति एवं प्रकाशन किया। आपके 2 शोध ग्रंथ आत्मजयी चेतना और शिल्प तथा भवानी प्रसाद मिश्र की कविता प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके आलेख, पुस्तक समीक्षा, संस्मरण, कविताएं हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा टीचर फेलोशिप और कैरियर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। शिक्षा प्राप्ति के समय आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की बीए और एमए हिंदी परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ छात्रा होने के नाते सरस्वती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और सावित्री सिन्हा स्मृति स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया है। अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर विजया सती जी को हम आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है महोदया। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ और मैं विश्व हिंदी सचिवालय और भारतीय उच्चायोग के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो मुझे यही कहना है कि ये मेरा इतना रुचि का विषय है कि साहित्य में अभिरुचि वह तो मेरी स्वाभाविक रूप से है। मैं जीवन पर्यंत हिंदी की छात्रा रही, हिंदी की अध्यापिका रही, तो और हिंदी साहित्य तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो ये जो विषय आपने रखा, इसके लिए भी मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि इसके माध्यम से बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। तो आज सुदूर घाना से प्रसन्ना को सुनना, आत्मानंद जी को सुनना एक अच्छा अनुभव था। आत्मानंद जी ने घाना में हिंदी को लेकर जो संघर्ष है उनकी चर्चा की, उससे मन में थोड़ा सा उद्वेलन भी हुआ। लेकिन प्रसन्ना ने जो जीवन के साथ साहित्य को जोड़ा, कबीर की रचनाओं को जोड़ा और जैसे उन्होंने कहा कि अपने जीवन में एक बदलाव को लाने में भी उसकी भूमिका को रेखांकित किया, तो ये बहुत ही मन को प्रभावित करने वाला था। और जो लौरा छात्रा ने जो अपना उनके मन का जो भाव था उसी के अनुकूल कविता का चयन उन्होंने कर लिया। और वे कुछ डरी डरी सी थी और सोचती थी कि शायद मैं अच्छी हिंदी नहीं बोल रही, यही डर उनके मन में व्याप्त था और कविता में भी उसी भाव का विस्तार था। लेकिन वे काफी अच्छी तरह से उन्होंने अपनी मतलब उनका पूरा व्यक्तित्व जो था उस कविता के माध्यम से हमारे सामने आया। कविता साहित्य का एक हिस्सा हुआ, तो इस तरह से उस साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से हमने एक दूर देश में हिंदी की छात्रा के व्यक्तित्व को पहचाना। ये भी एक नया अनुभव था। और डॉक्टर मिलेना के लिए तो मैं क्या ही कहूँ कि उनके देश में तो साहित्य का इतना मतलब व्याप्ति है और इतना अधिक हिंदी जगत के साथ उन्होंने स्वयं को और अपनी छात्रों को जोड़ा है। ये बहुत ही अद्भुत है और ये बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। उनके प्रति मन में बहुत ही एक अच्छा भाव आता है कि इतना अधिक जुड़ी हुई हैं। साथ ही बहुत ही हार्दिक बधाई देने के साथ साथ मुझे लगता है कि मैं उनसे एक आग्रह भी कर दूं कि वे बल्गेरियन साहित्य का हिंदी अनुवाद भी अब कर ही दें। जब हिंदी के बल्गेरियन में हो रहे हैं तो हम भी लाभान्वित हों और आप जरूर बल्गेरियन साहित्य को भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। इससे अधिक खुशी की बात नहीं हो सकती है। वैसे भारत में बल्गेरियाई साहित्य के कुछ
अंश तो हमने देखे, हमें पढ़ने को मिले, कुछ कहानियां, कुछ साहित्य, लेकिन मिलेना जी जैसे विद्वान लोग अगर इस दिशा में और भी करें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं सभी जो छात्र दोनों और उनके प्राध्यापकों के प्रति मेरा बहुत ही सम्मान है कि वे हिंदी के प्रति इतनी लगन के साथ जुड़े हुए हैं। वास्तव में जो बात मैं कहना चाहती हूँ आज के विषय से संबद्ध, भाषा तो देखिए एक सेतु है हमें एक दूसरे से जोड़ने का। जैसे हम किसी पुल पर जाते हैं और एक दिशा से दूसरी दिशा में पहुंच जाते हैं, नदी पार कर लेते हैं, बीच के अंतरालों को खो देते हैं, तो उसी तरह से भाषा हमें एक सेतु की तरह से काम करती है। और फिर भाषा के सेतु से होकर हम साहित्य की जो दुनिया है वहां तक जाते हैं, और फिर वह दुनिया हमें हमारे सामने एक और नई दुनिया, एक और बड़ी दुनिया खोल देती है। तो अगर हम किसी देश में जाते हैं या कि कोई देश एक देश की भाषा पढ़ रहा है, तो उसके साहित्य के माध्यम से वह उस देश को पूरी समग्रता से जान लेता है। उस देश की स्थितियां, परिस्थितियां, स्त्रियां, बच्चे, परिवार और वहाँ की उलझने, वहाँ की टूटन, वहाँ का वैभव, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की गरिमा, वहाँ के मिथक, वहाँ की जातीय कथाएं, ये सब साहित्य के माध्यम से जब हमारे सामने आते हैं या एक नए देश में नए बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने जब आते हैं, तो उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारी उत्सुकताएं, और जो उनके मन में एक स्वाभाविक सा ये प्रश्न रहता है, उसका उत्तर भी दे देता है साहित्य कि वे जिस देश की भाषा पढ़ रहे हैं, साहित्य के माध्यम से उस देश को जान रहे हैं। उस देश का जीवन क्या है, उस देश की कलाएं क्या हैं, उस देश का गीत, नृत्य और संगीत क्या है, इन सबको साहित्य के माध्यम से जाना जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात साहित्य में अभिरुचि को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे जब आरंभिक रूप से कोई द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं, तो जब साहित्य तक आते हैं, भाषा को जब पढ़ते हैं तो उसके व्याकरणिक रूपों को जानते हैं, सैद्धांतिक रूपों को जानते हैं, और क्रिया और अन्य अन्य जो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही जरूरी चीजें हैं शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए, उनको जानते हैं। लेकिन जब साहित्य की दुनिया में आते हैं तो वो भाषा के जो विविध रूप हैं उनको जानते हैं, उनके माध्यम से भी उस देश को, उस समय को, उस पूरे वातावरण को, परिवेश को जानते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं कि भारत में जो हिंदी है उसके कई सारे रूप हैं, उन सभी रूपों को साहित्य के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हिंदी के जो अपने मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, उन्हें साहित्य के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो जैसे एक और प्रेमचंद की बोलचाल की हिंदी है, लेकिन उसमें ठेठ ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के शब्द आते हैं। दूसरी ओर महादेवी वर्मा की संस्कृत निष्ठ हिंदी है, और फिर जैनेन्द्र कुमार की एक मानक हिंदी जिसे कह सकते हैं वो है, और फिर एक हिंदी का रूप उर्दू मिश्रित हिंदी भी है। और अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि गांधी जी ने जिसे हिंदुस्तानी कहकर प्रस्तावित किया, उस हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदी को भी जो दूर देशों में बैठे विद्यार्थी हैं वे जान लेते हैं। तो इस तरह से साहित्य जो है, भाषा के पुल के माध्यम से साहित्य की दुनिया में जो प्रवेश है, वो एक और नई दुनिया, एक और बड़ा विस्तार का क्षेत्र खोल देता है। तो इसीलिए साहित्य के माध्यम से किसी भी देश को जानना और उसकी पूरा उस देश के परिदृश्य को जान लेना किसी भी छात्र के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उसका भाषा के प्रति अनुराग बढ़ता है। जब वह देश को जानता है, वहां के लोगों को जानता है, वहां की परिस्थितियों को जानता है, स्त्री की दशा को जानता है, शिक्षा को जानता है, लड़कियों के विषय में जानता है, प्रेम को जानता है, विरह को जानता है, तब वह उस देश की भाषा के प्रति और अधिक अनुरक्त होता है। तो भाषा के प्रति जो लगाव है, उसको बढ़ाने का जो स्रोत है, जो सेतु है, वह साहित्य ही हो सकता है। तो साहित्य
को में जो अभिरुचि है बच्चों में कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए बहुत ही आरंभिक सी कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगता है मैं मारिया जी के को बहुत ही कृतज्ञता के साथ इस संदर्भ में याद करूंगी कि उन्होंने हंगरी में इस तरीके का एक प्रारूप तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक साहित्य से जुड़ने का विद्यार्थियों का एक रास्ता बनाया था। जैसे सभी लोग जानते हैं कि यूरोप में जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, वह ऐसे पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता। उसमें बहुत सी गुंजाइश रहती है, हम कुछ भी चीज को जोड़ सकते हैं, हम किसी भी चीज को ला सकते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, हम चयन कर सकते हैं। तो जैसे देश भाषा के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने के लिए जैसे अकबर बीरबल के किस्सों से शुरुआत हुई और फिर ममता कालिया और मोहन राकेश और निर्मल वर्मा और कमलेश्वर तक छात्र पहुंच गए। तो इस तरह से जो एक आरंभिक अभिरुचि है उसमें मुख्य रूप से जो कथ्य था उसको इतना ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि रोचकता पर ध्यान दिया। तो रोचक तरीके से साहित्य के साथ जुड़ाव को पैदा करना बहुत जरूरी है। और फिर साहित्य की जो विविधता है उसको भी छात्रों को परिचित कराना। मिलेना जी तो इस विषय में बिल्कुल ही मतलब उन्होंने पूरे, जिसे कहना चाहिए कि ध्वजा फहरा दी है कि इतना अधिक साहित्य वहां पर बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया, बच्चों को परिचित कराया, विद्यार्थियों को। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए भी गर्व की बात है कि भारतीय साहित्य को इस तरीके से छात्रों के बीच में पहुंचाया। बुदापेस्ट में भी लगभग इसी तरीके से साहित्य के साथ जो जुड़ाव था उसको हमेशा से ही केंद्र में रखा गया। एक बार एक गोष्ठी में मैंने एक आलेख भी पढ़ा था, एक्सप्लोरिंग हिंदी लिटरेचर इन बुदापेस्ट। तो वहां पर मैंने जो 2 वर्षों में 2.5 वर्षों में जो साहित्य पढ़ाया था उसको मैंने बतलाया था कि कैसे बच्चे उससे लाभान्वित हुए। अब जैसे देखिए कि एक और तो प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी भारतीय संस्कृति, तीज त्योहार और हमारे रिचुअल्स, हमारे रीति रिवाज, हमारा जो जीवन का क्रम है उसको जान लेता है। बाल मनोविज्ञान को भी जान लेता है कि बच्चे कैसे कैसे उद्यम भी करते हैं और बच्चों के भीतर कितनी संवेदनशीलता होती है। दूसरी ओर प्रेमचंद की जैनेन्द्र जी की कहानी पत्नी थी, जिसमें कि एक उपेक्षिता पत्नी का दर्द है। अब यूरोपीय युवतियां निश्चित रूप से ये प्रश्न करेंगी कि क्यों इतना सहती है, लेकिन यह भारत को जानने का एक तरीका है कि ऐसी भी पत्नी है जिसे जैनेन्द्र ने अंकित किया। इसी तरह से जैसे कि अन्य और महादेवी वर्मा ने एक रामा का एक चित्र था जो ये हंगरी के उसमें सिलेबस में रखा गया था पढ़ाने के लिए। तो कैसे एक निरीह गरीब बालक के प्रति एक मानवीय संवेदना जो जागृत है पूरे आर्टिकल में, पूरे आलेख में, संस्मरण में, उसको उसके माध्यम से बतलाया। तो साहित्य जो है वह मानवीय संवेदना के प्रसार का भी एक माध्यम है, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की एक कला है साहित्य। और इसको विदेशों में हिंदी पढ़ने वाले छात्र इससे कैसे जुड़े, इसमें अभिरुचि कैसे पैदा हो, इसके लिए एक मजबूत माध्यम तो अनुवाद है। क्योंकि जब तक बच्चा पूरी अच्छी तरह से हिंदी को आत्मसात नहीं कर सका, तब तक वह कम से कम अपनी भाषा में अगर भारतीय साहित्य को, हिंदी साहित्य को पढ़ता है तो उसके मन में जिज्ञासा है। जैसे निर्मला उपन्यास का हंगेरियन अनुवाद था, तो विद्यार्थियों ने पहले उसको पढ़ा और प्रेमचंद को जाना। और फिर जो दूसरी बात है कि नाट्य मंचन जो रचनाओं का कभी हो, साहित्यिक हो, चाहे कुछ रोचक किस्से कहानियां हो, उनको नाट्य रूप में जब प्रस्तुत किया जाएगा तो भी साहित्य के प्रति अभिरुचि विद्यार्थी की बढ़ती है। क्योंकि नाटक जो है वो तो एक दृश्य विधा है, और जो दृश्य देखता है व्यक्ति तो उसके मन में बहुत ही गहरे उसके प्रभाव होते हैं। तो नाट्य मंचन होने चाहिए। और दूसरी बात जो बोल रहे थे आत्मानंद जी, संभवतः सिनेमा की महत्ता, इसको भी मैंने देखा कि जैसे भारत में कला फिल्में भी हैं और बहुत ही व्यापारिक सी फिल्में भी हैं, लेकिन दोनों प्रकार की फिल्में और उनके जो गीत
संगीत, वेशभूषा और ये सब कुछ जो आचरण है और जो पारिवारिक मुद्दे हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, उन सिनेमा के माध्यम से भी साहित्य के प्रति अभिरुचि को बढ़ाया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात समाचार पत्र का वाचन भी है। जैसे कक्षा में आग्रह किया जा सकता है कि वे कोई हिंदी समाचार पत्र पढ़ें और वहां से कोई भी खबर जो उन्हें अच्छी लगी हो उसके विषय में अपने विचार व्यक्त करें या कुछ बोले उसके विषय में। तो ये भी साहित्य के प्रति अभिरुचि को जगाने का एक माध्यम हो सकता है और उस देश को जानने का माध्यम तो है ही जिस देश की भाषा वे पढ़ रहे हैं। जैसे कि कोई हिंदी का अखबार पढ़ेंगे तो भारत को जानेंगे कुछ और अधिक, और भारत की भाषा को भी जानेंगे, अखबार की भाषा को भी जानेंगे। जैसा मैं कह रही थी कि रजिस्टर्स ऑफ हिंदी के जो विविध रूप हैं उसमें एक ये वाली भाषा भी है, एक राजनीतिक भाषा भी रहती है जिसको कि धीरे धीरे विद्यार्थी जानेगा, क्योंकि जितना अधिक गहराई में प्रविष्ट होगा उतना ही अधिक भाषा के प्रति उसकी लगन, उसकी समझ, उसका जो परिप्रेक्ष्य है, बुद्धि का जो क्षितिज है वो व्यापक होता चला जाएगा। एक और बात जो भी मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि जवाहर कर्नावट जी ने भी चर्चा की थी और प्रश्न भी किया था, एक पुरानी पिछली गोष्ठी में भी मैंने देखा कि जैसे अभी मैत्री पत्रिका की चर्चा हुई और हंगरी से प्रयास पत्रिका निकलती थी। तो इसके लिए मुझे कहना ये है कि जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, वे अपने देश के साहित्य और साहित्यकारों को भी सम्मुख रखें और जिस देश की भाषा पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी के भी साहित्यिकों पर हम लिखवाने की कोशिश करें। ये मुझे याद आता है कि क्लास में बातचीत में मैंने जब एक बार बताया कि गरीब और निरीह और किसानों के को प्रतिनिधित्व देते हैं प्रेमचंद अपनी रचनाओं में, तो क्या हंगरी में भी कोई ऐसा कथाकार है, रचनाकार है? और मेरी ही जानकारी भी बढ़ गई और विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि मोरिस जिगमन उनके वैसे ही कथाकार हैं। और फिर हमने प्रयास पत्रिका का एक विशेष अंक ही निकाला था जिसको कि हमने साहित्यिकों को अर्पित किया, मतलब विभिन्न साहित्यकारों पर विद्यार्थियों ने लिखा, अपने देश के साहित्यकारों का परिचय भी दिया और भारतीय साहित्यकारों का परिचय भी दिया। तो इस तरह से मतलब साहित्य को प्रस्तावित करना पाठ्यक्रम से इतर भी इसलिए भी आवश्यक है कि जैसे मिलेना जी ने बार बार पुनः मतलब आधुनिक जो लेखन है उसके विषय में चर्चा की। तो जैसे कि विश्व में क्या हो रहा है ये जानने की उत्सुकता सभी को रहती है, उसी तरह से साहित्य जगत में क्या हो रहा है इसको भी जानने की उत्सुकता रहती है और रहनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन जो है, जो भाषा का छात्र है, उसके मन में ये जिज्ञासा और उत्सुकता और किसी भी चीज को जानने की जो ललक है वही उसको एक अच्छे इंसान के रूप में भी स्थापित करेगी, एक अच्छा मानव भी बना देगी। तो साहित्य जो है एक मानवीय बहुत ही मतलब मानवीय एक ऐसा वैशिष्ट है कि जिसके संपर्क में आकर हम वो नहीं रहते जो हम हैं, हम कितना बदल जाते हैं, हम कितना सुधर जाते हैं, कितना संवर जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व हिंदी सचिवालय का ये जो आयोजन है और भारतीय उच्चायोग के सौजन्य से आयोजित ये जो कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से विद्यार्थियों के मन में, हिंदी शिक्षकों के मन में, क्योंकि विद्यार्थी सीखते हैं और शिक्षक उनकी प्रेरणा है, शिक्षक ही उनके सम्मुख खोलते हैं, सारा पर्दा तो वे ही उठाते हैं, फिर विद्यार्थी मंच पर आकर देखते हैं कि दुनिया में इतना भी कुछ है, हिंदी जगत में भी प्रेमचंद और मुक्तिबोध हैं। और जैसे अगर प्रेम और सौंदर्य के कवि तोफी शैमदोर है हंगेरियन, तो भारत में भी जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस प्रकार से जब तुलनात्मक रूप से भी हम अगर विद्यार्थियों के मन में ये जिज्ञासा पैदा करें कि यहाँ प्रेम और सौंदर्य के कवि ये हैं तो भारत में ये हैं,
और यथार्थ का अंकन करने वाले भारत के कवि तोड़ती पत्थर वाले भिक्षुक वाले निराला हैं, तो आपके देश में कौन है। तो इस तरीके का ये जो तुलनात्मक अध्ययन होगा साहित्य का, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति अभिरुचि बढ़ाने का। मैंने लिखी तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत बहुत कुछ न कहकर अपनी बात को विराम भी दूं। तो ये सब बातें तो मैंने कही। जैसे मुझे याद आते हैं कि जैसे आपने मिलेना जी कहा कि आधुनिक साहित्य से परिचित कराना, तो मुझे याद आता है कि विद्यार्थियों ने उदय प्रकाश जो बारीक ब्यौरे देते हैं अपने परिवेश की प्रकृति के, कि बादल कैसे थे, जुगनू कैसे थे, हरे पेड़ किस तरीके से दिखाई दे रहे थे, रात का अंधेरा कैसे उतरा। तो ये छोटे छोटे से जो दृश्य हैं, ये जो बारीक से जो ब्यौरे देते हैं, इनके प्रति भी विद्यार्थियों में अभिरुचि थी। और साहित्य जो है वह बच्चों की, विद्यार्थियों की जिज्ञासा को, उत्सुकता को बहुत ही विस्तार देता है, यह मैंने पाया। इसीलिए हिंदी पाठ्यक्रम में साहित्य के प्रति अभिरुचि को जगाना, प्राध्यापक की प्रेरणा से अभिरुचि को जगाना बहुत जरूरी है। ये बात तो अपनी जगह पर है कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र अपनी ही अभिरुचि से, अपनी ही समझ से साहित्य के साथ अधिकाधिक जुड़ेगा। किसी के मन में बहुत ज्यादा, जैसे मिलेना जी ने बताया कि छात्रा बहुत योग्य छात्र रहे जिन्होंने पीएचडी तक पहुंचे, इसी तरह से जैसे मैंने एक बार एक छात्र से कहा था हंगरी में कि आप ये ममता कालिया का संग्रह पढ़िए, अगर आपको ये कहानियां कैसी लगती है मुझे बताइए। और उन्होंने निश्चय किया कि वे ममता कालिया के साहित्य पर ही काम करेंगे, कथा साहित्य पर। और उन्होंने वर्धा से पीएचडी की डिग्री हासिल की, और वो मारिया जी के साथ ही पढ़ाते भी हैं, पीटर। और कुछ और भी छात्राएं हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड जाकर जो हिंदी साहित्य के प्रति जो उनकी अभिरुचि जागी, सिनेमा के माध्यम से भी, या सिनेमा और उसके गीतों पर भी कुछ लोगों ने काम किया। तो मेरे लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि मैं हिंदी से जुड़ी हूँ, और आज मैंने दूर देशों में हिंदी के प्रति जो अभिरुचि है, हिंदी का जो सम्मान है, उसको मैंने आज सुना, आप सब लोगों से जाना। मैं कृतज्ञ हूँ सभी के प्रति, और मैं सबके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती हूँ। नमस्कार। इस विचारोत्तेजक अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर विजया सती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस आवासीय कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सब आज विश्व हिंदी सचिवालय के इस कार्यक्रम में पधारे। आपने साहित्य के प्रति अभिरुचि के बारे में विशद और व्यापक चर्चा की, बहुत बहुत आभार आप सबका। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विजया सती जी पधारी हैं। सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का विशेषकर आभारी हूँ। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाषा अंतरालों को समाप्त करने का एक सेतु है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने भाषा, परिवेश और संस्कृति के अंतर संबंधों पर एक विशद और विस्तृत चर्चा की है। बहुत बहुत आभार मान्य आपका। हम आपके दिशा निर्देशों, जो आपसे हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, यकीनन वो हमारे लिए एक पाथेय की तरह प्रयुक्त हम करेंगे उसको, और उसे आगे हिंदी प्रचार प्रसार की दिशा में उसका उपयोग करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ डॉक्टर माधवी रामधारी जी का, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय का। आपने हिंदी अध्ययन अध्यापन के वैश्विक परिपार्श्व की बात की, हमारे वक्ताओं प्रतिभागियों का स्वागत किया। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ श्री प्रसन्न चंदन खेरे, घाना से जुड़े हुए छात्र हैं। कबीर के दोहों के बारे में आपने चर्चा की। आपने बड़े प्रासंगिक और अर्थपूर्ण ढंग से विस्तारित से परिचय दिया कि आपने इसे क्यों चुना। तो ये एक बड़ी बात है। और आपके सारे कबीर के दोहे, जितने भी आपने कबीर के दोहे पढ़े, वाकई वो बड़े प्रासंगिक है, समाज के लिए उपयोगी है, हम सब के लिए उपयोगी है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ श्री लोरा मारिनोवा जी, बल्गारिया से जुड़ी हैं।
आपकी कविता कि कितने डरे हैं हम निश्चित रूप से अच्छी थी। कविता का चयन आपने अपने लेखिकी दृष्टि को भी बताया, और उसके जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी, मैं स्वयं बल्गारिया भाषा नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह से आपकी ये गति यति और लय भाषा में जा रही थी, तो मुझे लगा कि यकीनन अनुवाद बेहतर होगा। बहुत बहुत आभार आपकी कविता के लिए, आपके कविता में उम्दा अनुवाद के लिए बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ श्री आत्मानंद पांडे जी का। आप घाना से जुड़े हैं। घाना में आपने हिंदी संबंधी गतिविधियों से हम सबको परिचित कराया। घाना में प्रचलित हिंदी पाठ्यक्रमों की बात की। आपने ये कहा कि द्वितीय भाषा के रूप में हम हिंदी पढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपने की कि हम समसामयिक विषयों से लेकर पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं, परिवेशीय ज्ञान लेते हैं, रोजमर्रा के आलेख लेते हैं। वो सब कुछ बड़ा प्रासंगिक लग रहा था, बहुत व्यावहारिक लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि हम, बिल्कुल सही बात है कि हम हिंदी के सैद्धांतिक ज्ञान की तरफ नहीं बात कर रहे हैं, हम उनके अनुप्रयुक्त और प्रयोजन मूलक हिंदी की, जैसे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने भी कहा कि ये प्रयोजन मूलक हिंदी की बात की, तो हम आज भारत में भी है और सब जगह वैश्विक परिदृश्य में भी है कि हम प्रयोजन मूलक हिंदी को लेकर के ज्यादा सरोकारी हैं कि कैसे हम इसको रोजगार के माध्यम के रूप में या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर सकें। बहुत बहुत आभार आपका घाना से जुड़ने के लिए। मैं आभारी हूँ डॉक्टर मिलेना ब्रातोएबा जी का। बल्गारिया से जुड़ी हैं आप, हिंदी संस्कृत की प्राध्यापिका हैं। सोफिया विश्वविद्यालय में आपने भारत विद्या की यथास्थिति के बारे में हम सबको अवगत कराया, और बल्गारिया में हिंदी के प्रचार प्रसार और लेखकों और बुद्धिजीवियों की भूमिका के बारे में हम सबको बताया। आपका ने अनुवाद के परिदृश्य को बताया, हिंदी में बल्गारिया में हिंदी के भविष्य की चर्चा की। ये सब कुछ बहुत सुखद रहा, और मुझे लगता है कि आपकी अगुवाई में बल्गारिया में हिंदी भाषा और साहित्य का भविष्य सुरक्षित है, और आपकी जो गतिविधियां हैं वो निस्संदेह हम सब हिंदी भाषियों के लिए आह्लादकारी है, हम सबको आश्वस्त करता है। आपने एक बहुत विनम्रता से अपनी बात कही कि मैं मामूली योगदान देती हूँ। आप मामूली योगदान नहीं देती, आपका योगदान हम सब हिंदी भाषियों की तरफ से एक असाधारण योगदान है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स हैं आपके, जिसके लिए विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से, भारत गणराज्य का नागरिक होने के नाते मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ श्री अनूप भार्गव जी का, और मैं आभारी हूँ जवाहर कर्नावट जी का भी। आप लेखिकी अपनी दर्शक की दृष्टि से जो आपने प्रतिक्रियाएं हमें दी, आपने जिस तरह से लोगों से इंटरैक्ट किया, वो निश्चित रूप से एक परिचर्चा को नई दिशा देता चला गया। बहुत बहुत आभार आप दोनों का। आप दोनों हमेशा, आपका सहयोग आप दोनों का हमें मिलता रहा। बहुत बहुत आभार आपका। मैं उनका भी आभारी जो किसी कारण से नहीं जुड़ पाए इस कार्यक्रम में। श्री शोभना लक्ष्मी जी फिजी से जुड़ने वाली थी, किसी तकनीकी वजह से नहीं जुड़ पाई। सुश्री भारती देवी जी का भी किसी वजह से, तकनीकी वजह से आप नहीं जुड़ पाए। हम आपको सुनना चाहते थे, हम आपके सुनने से वंचित रह गए, लेकिन फिर अगली बार फिर हम आपसे जरूर बात करेंगे, हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आज देख रहा हूँ दर्शकों में, जो कि सबसे बड़ी बात, मैं इस मंच के माध्यम से तोमियो मिजोकामी जी जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत बहुत नमस्कार आपको, भारत गणराज्य की तरफ से, विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से। आपका एक बड़ा लेखन संसार है, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपका स्नेहाशीष हमें मिल रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं इसके साथ आभारी हूँ और दर्शकों में जो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी हैं, अमेरिका से जुड़े हैं डॉक्टर राकेश रंजन जी जुड़े हैं, अजमेर से जुड़े हैं डॉक्टर मधु जी जुड़ी हैं, खेम सिंह डहरिया साहब भी जुड़े हैं भारत से, रमेश जोशी जी, डॉक्टर ऋषि कुमार त्रिपाठी जी, मोनिका शर्मा जी, सोनू कुमार जी, जो मैं नाम देख रहा हूँ, आशा रावत जी, अल्पना दास जी और जवाहर कर्नावट जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए एक हौसला देती है कि हम हिंदी की दिशा में सही काम कर रहे हैं। विश्व हिंदी सचिवालय और मॉरिशस गणराज्य का ये जो साझा प्रयास है, हिंदी को प्रचार प्रसार को वैश्विक धरातल पर हिंदी को स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, उसमें आप सबका सहयोग हम सब के लिए निश्चित रूप से अमूल्य है, बहुमूल्य है। तो बहुत बहुत आभार। और साथ में जो हमारे साथ इस विश्व हिंदी सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी परोक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रकाश वीर जी का कुशल संचालन है, मनदीप सहारन जी हैं। मुझे याद आती है दुष्यंत कुमार की कविता कि हमें घबराना नहीं चाहिए, कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। परिस्थितियां बेशक अनुकूल प्रतिकूल जितनी भी होती रहें, निश्चित रूप से
हम अपने प्रयासों के माध्यम से, आप सबके प्रयासों से यकीनन हिंदी को एक वैश्विक धरातल पर स्थापित करेंगे, और है भी, लेकिन हम उसमें और बेहतरी के आधार पर हम उसे एक निश्चित रूप से एक और विस्तृत फलक पर स्थापित करेंगे। मेरी तरफ से विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से आप सबको एक बार पुनः नमन, आप सबकी असाधारण उपलब्धियों को, असाधारण योगदान को एक बार पुनः नमन। भारत गणराज्य की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार, जय हिंद, जय मॉरिशस। विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को इस प्रेरणादायक धन्यवाद ज्ञापन के लिए कोटि से धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्कार, एक और बार धन्यवाद आप सभी को। सभी को धन्यवाद। नमस्कार सबको।